जरा सोचिए, इस बार जादुई गोलियों की प्रतियोगिता कितनी पागलपन भरी थी। 7 दिनों के छोटे से अंतराल में सुहानी ने कितनी गोलियां बनाईं। पूरा मेडिकल बोर्ड शायद 7 साल में भी इतनी मास्टर एपोथेक्री गोलियां नहीं बना पाता। अन्य लोगों की गोलियां बहुत नाजुक मानी जाती थीं, लेकिन सुहानी। यह अवलोकन केवल गणना पर आधारित था, लेकिन दक्षता की तुलना नहीं की जा सकती थी। जादुई जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं और पैसा पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर दूसरों को बेचना बहुत मुश्किल था। हालांकि कभी कभार इसे बेचना अभी भी संभव है। हमें कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी ये 1,70,000 पॉइंट्स हमारे लिए लंबे समय तक चलेंगे। सुहानी ने पॉइंट्स बांटना शुरू किया। सबसे पहले तुम दोनों की ट्यूशन फीस के लिए निकालो कुल 40,000 पॉइंट्स। हम बचे हुए 1,30,000 पॉइंट्स को बराबर बराबर बांटेंगे। हालांकि लान हुआन और एन्यमिंग एलीट ट्रेनिंग रूम में गए हैं, लेकिन अगर वे और अधिक सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। सुहानी जानती थी कि उनके लिए इतने कम समय में तेजी से प्रगति करना मुश्किल था, इसलिए वह पॉइंट्स का इस्तेमाल सावधानी से करेगी। सबसे अच्छा शरीर मजबूत करने वाला प्रशिक्षण कक्ष, सबसे अच्छा जादुई गोलियां बनाने का कक्ष, सबसे अच्छा साधना कक्ष, सब कुछ सबसे अच्छा होना चाहिए। वैसे भी उसके पास पॉइंट्स थे और जियान और बीचेन यंग के लिए भी यही बात लागू होती थी। इसलिए बचे हुए 1,30,000 पॉइंट्स में से सुहानी ने प्रत्येक व्यक्ति चारों दोस्तों को 30,000 पॉइंट्स दिए। क्या तुम्हारे पास केवल 10,000 पॉइंट्स ही नहीं बचेंगे? इस बार तुमने ही कड़ी मेहनत की है, इसलिए ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। जियान ने तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए मना करते हुए कहा। कुछ 100 पॉइंट्स पाने के लिए परगेटरी सिटी में दूसरे लोग भाई या दुश्मन बन जाते हैं और पिता और पुत्र एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। हालांकि सुहानी ने इन पॉइंट्स को पाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, फिर भी उसके पास सबसे कम पॉइंट्स बचे। जियान ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। हालांकि सुहानी इस बार बहुत दृढ़ थी और उसने गंभीरता से जियान की ओर देखा। जब मैं कल इस जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करूंगी तो मुझे नहीं पता कि मैं कब बाहर आ पाऊंगी और मेरे पास संवाद करने का कोई तरीका नहीं होगा। मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं चलेगा। कुछ समय के लिए तुम्हें केवल खुद पर निर्भर रहना होगा। इन पॉइंट्स के साथ भले ही दूसरे लोग तुम्हें परेशान करें, तुम इन पॉइंट्स का उपयोग उन्हें कुचलने के लिए कर सकती हो या उन्हें मारने के लिए हथियारे भी काम पर रख सकती हो। संक्षेप में, मैं अभी भी फिर से पॉइंट्स कमा सकती हूँ। हालांकि तुम लोगों की स्थिति अलग है। अगर मैं अब यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। याद रखना, तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए और मजबूत बनना चाहिए। जब पॉइंट्स कमाने की बात आती है तो ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना खर्च करने की कोशिश करना, ठीक है? जियान की आंखें नम हो गईं। हर कोई अपनी कमाई बचा सकता था, लेकिन वह उनके लिए पॉइंट्स छोड़ने से नहीं डरती थी। इस जीवन में ऐसा सच्चा दोस्त होना ही काफ़ी था। जियान ने सुहानी को गले लगाया और दृढ़ता से उसके कान में फुसफुसाए। आराम करो, तुम निश्चिंत रह सकती हो कि हम अगली बार जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करेंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। सुहानी कल जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने वाली थी और वे नहीं जानते थे कि वे भविष्य में कब मिलेंगे। किसी ने पलक तक नहीं झपकाए और इसके बजाय वे पूरी रात बातें करते रहे। उन्होंने जीवन, आदर्शों और गपशप के बारे में बात की। अंत में बीचेन यंग ने बाहें सिकुड़ी और आखिरकार कहा, सुहानी, वह लुओ चेन। उसके ज्यादा करीब मत जाना। नानगोंग लियुयुन नाखुश होगा। सुहानी अचानक मुस्कुराए। वह जानती थी कि बीचेन यंग का क्या मतलब है, इसलिए वह मुस्कुराए और वादा किया। मैं जानती हूँ, जब तक कि मेरी आंखों के सामने जीवन और मृत्यु का सवाल न हो, मैं उसे खोजने नहीं जाऊंगी। पहले एल्डर व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जाने के लिए आए। उसे जितना सम्मान दिया जा रहा था, उसे देखते हुए जीनियस ट्रेनिंग कैंप के प्रबंधकों ने उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। जब सुहानी पहुंची तो जीनियस ट्रेनिंग कैंप के कर्मचारी जल्दी से बाहर आए, पहले एल्डर को देखा और अचानक बहुत खुशामद करने लगे। उसके बाद उनकी सुहानी को देखने की नज़र स्पष्ट रूप से अलग सम्मानजनक थी। सुहानी को मैनेजर ली को सौंप दिया गया और फिर पहले एल्डर मुस्कुराते हुए चले गए। जीनियस ट्रेनिंग कैंप वुजिंगशान पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। ट्रेनिंग कैंप अंदर था और पहाड़ के बाहर जादुई जानवर बेतहाशा घूमते थे। इसलिए नए शिष्यों ने तब तक परगेटरी सिटी लौटने की हिम्मत नहीं की जब तक कि उनके साथ कोई वरिष्ठ न हो। पहाड़ों के चारों ओर विशाल बादल और धुंध छाई हुई थी। सुहानी के सबसे करीब का पहाड़ सबसे छोटा दिख रहा था, लेकिन आकार के मामले में ये पृथ्वी पर मौजूद हिमालय के आकार का 10 गुना था। मैनेजर ली उसे लेकर पहाड़ की ओर उड़े। सुहानी को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। जब उसने पहले हवा से नीचे देखा था तो उसने पाया कि अन्य स्थानों पर पहाड़ और इमारतें सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ सुरुचिपूर्ण और उत्कृष्ट थीं। हालांकि वह जगह जहां वह रुकने वाली थी,
ये पहाड़ की तलहटी वह जगह है जहां तुम लंबे समय तक रहोगी, मैनेजर ली ने दयालु मुस्कान के साथ कहा। सुहानी ने चारों ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर हवेलियां बनी हुई थीं, लेकिन उसका विला सादा और साधारण था, जिसमें कोई अतिरिक्त सजावट नहीं थी। अन्य चोटियों की उन इमारतों की तुलना में जो सुहानी ने अभी देखी थी, यह अंतर जमीन और आसमान जैसा था, जैसे कि अमेरिकी व्हाइट हाउस बनाम एक भिखारी का अड्डा। सुहानी ने भौहें से कुढ़ी, यहाँ क्यों? सुहानी को बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन घर एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये जगह उसकी साधना के लिए उपयुक्त स्थान नहीं थी, इसलिए सुहानी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी। मैनेजर ली मुस्कुराया। यदि पहले एल्डर ने व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं भेजा होता और उसकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं की होती, तो मैनेजर ली उस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होते जो अभी अभी कमांडर रैंक पर चढ़ी थी। हालांकि मैनेजर ली ने सुहानी को धैर्यपूर्वक समझाया, मिस्सू को नहीं पता। नए शिष्य जो अभी यहाँ आए हैं, वे शुरुआत में यहीं रहेंगे। कुछ लोग यहाँ कुछ समय तक रहे और अपनी साधना में सुधार किया, जिसके बाद वे यहाँ से जा सके। हालांकि कुछ लोग अनगिनत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अभी भी यहीं संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से आगे बढ़ सकती हैं या नहीं, यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। मापदंड क्या हैं? सुहानी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तारांकन ड्रैगन लिस्ट तारांकन। जब तक आप ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 300 में जगह बनाती हैं, तब तक आप अपने सामने वाले पहाड़ पर जा सकती हैं। उस जिले में हर किसी के घर कम से कम 10 मील की दूरी पर हैं। ओह हाँ, इसे शियाओ पर्वत कहा जाता है। मैनेजर ली ने सुहानी को जीनियस ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी देना जारी रखा। शीर्ष 200 के लिए रहने का माहौल और भी बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 100 मील की दूरी पर है। उस पहाड़ का नाम जोंग्यू पर्वत है। हर कोई एक निश्चित पर्वत श्रृंखला पर कब्जा करता है, जब तक कि आप ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 10 लोगों तक नहीं पहुंच जाते। मैनेजर ली ईर्ष्यालु थे। ड्रैगन लिस्ट के टॉप 10 में पहुंच पाना पहले से ही आश्चर्यजनक था। इसलिए ड्रैगन लिस्ट के मूल्यांकन से पहले मिस्सू को सहन करना होगा और फिलहाल यहीं रहना होगा। हालांकि मैनेजर ली विनम्र थे, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्हें लग रहा था कि सुहानी लंबे समय तक इसी पहाड़ की तलहटी में फंसी रहेगी। सुहानी ने बस मैनेजर ली की ओर देखा और समझ गई कि वे उसकी ताकत को नहीं मानते हैं। उसने अपनी ताकत दिखाने में जल्दबाजी नहीं की, वह बस हल्की सी मुस्कुराए। ड्रैगन लिस्ट का मूल्यांकन कब होता है? हर महीने के अंत में। मैनेजर ली खेदजनक दिख रहे थे। अभी तो बस महीने की शुरुआत है, महीना खत्म होने में अभी समय है। दूसरे शब्दों में, सुहानी को कम से कम 1 महीने तक यहाँ रहना होगा। सुहानी ने चारों ओर देखा और अपनी भौहें सिकुड़ीं। उस बस्ती में रहना मुश्किल नहीं था, एकमात्र गंभीर समस्या ये थी कि यहाँ बहुत सारे अजीब लोग रह रहे थे। कोई ऐसा था जो लगातार पहाड़ की दीवार पर अपना सिर पटक रहा था। कुछ ही दूरी पर कोई पहाड़ की चोटी से पहाड़ की तलहटी में कूद गया और फिर वापस ऊपर कूद गया। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह थी कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जो लगातार ब्लेड से अपनी ही कलाई काट रही थी। वह काटती, खून के जमने का इंतजार करती और फिर काटती, बार बार। ये लोग कौन थे? सुहानी ने निराशा में अपना माथा पकड़ लिया। आने वाले महीने में उसे इन अजीब लोगों के समूह के साथ रहना होगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में ये बहुत अजीब और डरावना लगा। मैनेजर ली ने इन अजीब लोगों के समूह को देखा और आह भरी। जीनियस ट्रेनिंग कैंप का दबाव इतना अधिक है कि यह हर साल लोगों को पागल कर देता है। ये तो उनमें से कुछ ही हैं, लड़की। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कहकर मैनेजर ली एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चले गए। सुहानी अजीबोगरीब लोगों के इस समूह के साथ अकेली रह गई। सुहानी ने दृष्टिगत रूप से उस बस्ती का निरीक्षण किया था और अजनबियों से भरे कम से कम सैकड़ों कमरे पाए थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसे सैकड़ों अजीब लोगों के साथ नहीं रहना पड़ेगा? खैर, सुहानी ने चारों ओर देखा और पाया कि अपने कमरों से बाहर आने वाले सभी लोग सामान्य नहीं थे। सुहानी को उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में चली गई। जगह कम से कम साफ थी और उसमें वे सभी चीजें थीं जो वहां होनी चाहिए थीं। सुहानी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वहां कुछ अलग था, तो वह मेज पर रखी एक स्क्रीन, एक ऑप्टिकल टैबलेट थी। ये किसी ऑप्टिकल कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर जैसा लग रहा था। कुछ देर टटोलने के बाद सुहानी को आखिरकार स्विच मिल गया और उसने उसे चालू कर दिया। डेस्क के सामने एक चमकीली नीली और सफ़ेद रोशनी सुहानी के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसके गाल उत्साह से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करने के बाद सुहानी ने पहली बार अपना उत्साह व्यक्त किया। लाइट ब्रेन पर बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन सुहानी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तारांकन पॉइंट एक्सचेंज लिस्ट, अंक विनिमय सूची तारांकन में थी। इस सूची में सुहानी को कई चीज़ें मिली जिनकी वह लालसा करती थी। एस क्लास फुल सेट सॉफ्ट आर्मर कवच, 50,000 पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज।
इसमें तारांकन तारांकन स्पिरिट डांस स्टेप तारांकन तारांकन का दूसरा खंड भी था जिसे सुहानी काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। शुरुआत में सुहानी ने पश्चिमी जिन राजवंश के शाही महल से स्पिरिट डांस स्टेप्स का पहला खंड चुराने के लिए बहुत प्रयास किया था। हालांकि दूसरा खंड कभी नहीं मिला और उसके स्पिरिट डांस स्टेप्स की साधना स्थिर हो गई थी। लेकिन अब ये गुप्त संग्रह विनिमय सूची में पड़ा था। 10,000 पॉइंट्स। स्पिरिट डांस स्टेप्स के दूसरे खंड के आदान प्रदान के लिए केवल 10,000 पॉइंट्स की आवश्यकता थी। क्या वह इसे एक्सचेंज करना चाहती थी? सुहानी झिझकते हुए अपना कान और गाल खुजलाने लगी। ये खरीदारी करने जाने और उन कपड़ों को देखने जैसा था जो आपको वास्तव में पसंद आए हों। आपके दिल में लालसा पैदा हो जाती है। यदि आप उन्हें नहीं खरीदते हैं तो आपके दिल में खुजली बेचैनी होती रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को होश में लाने के लिए सुहानी ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा। हालांकि उसने पहले बहुत सारे पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन अब उसके हाथ में केवल 10,000 पॉइंट्स थे। अगर उसने स्पिरिट डांस स्टेप्स का दूसरा खंड खरीदा तो वह पूरी तरह कंगाल हो जाएगी। सुहानी ने बड़ी मुश्किल से अपने विचलित हो रहे दिल को रोका और कांपते हाथों से पॉइंट एक्सचेंज सूची का दूसरा पेज खोला। ओह! सुहानी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढका और खुशी से लगभग उछल पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करना चाहता था, किसी भी अन्य चीज़ के अलावा। केवल इस पॉइंट्स एक्सचेंज ने ही उसे इसका दीवाना बना दिया था। इस पेज को देखो। वेपन एनहांसमेंट जेम हथियार संवर्धन रत्न। सुहानी हमेशा अपनी चेन यंग तलवार को मजबूत करना और उसकी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसे यह रत्न नहीं मिल पाया था। अब यह रत्न चुपचाप ट्रेनिंग कैंप के स्टोरहाउस गोदाम में धूल खा रहा था और उसके द्वारा एक्सचेंज किए जाने का इंतजार कर रहा था। पॉइंट्स पॉइंट्स। अब सुहानी की इच्छा थी कि काश उसके पास 1,00,000 हाथ और 1,00,000 औषधीय कड़ाहियाँ आ जाएं, ताकि वह एक असेंबली लाइन का उपयोग करके गोलियां बनाए और फिर उन्हें बेचे। उसके पास लिस्ट में ऐसे बहुत से खजाने थे जिन्हें वह एक्सचेंज करना चाहती थी, और पॉइंट्स न होने के कारण उसके दिल में दर्द हो रहा था। कोई जल्दी नहीं है, भविष्य में और भी मौके मिलेंगे। सुहानी ने अपने हाथ में उस डायमंड कार्ड को देखा जो पॉइंट्स को 5 गुना कर देता था और आत्मविश्वास से खुद को समझाया। उसे इस क्षण तक यह एहसास नहीं था कि सिटी मास्टर ने उसे किस तरह का खजाना दिया है। जैसे ही सुहानी पॉइंट एक्सचेंज सूची से कई तरह की मूल्यवान चीज़ों को पलट कर देख रही थी और उसका छोटा चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था, अचानक बगल के कमरे से खटखटाने पीटने की तेज आवाज़ आई। डोंग डोंग डोंग। यांत्रिक और नियमित, जैसे बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही हों। सुहानी ने सिरदर्द से अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, लोग यहाँ कैसे रहते हैं? वे शांति से साधना कैसे कर सकते हैं? मैं सच में जल्द ही यहाँ से बाहर शिफ्ट जाना चाहती हूँ। लाइट ब्रेन में एक दस्तावेज था जिसमें पूरे जीनियस ट्रेनिंग कैंप का परिचय दिया गया था। सुहानी ने जल्दी से आवास व्यवस्था के बारे में पढ़ा। हालांकि मैनेजर ली ने उसे कुछ बातें बताई थीं, लेकिन वह इतनी विस्तृत नहीं थी। जिस पहाड़ पर सुहानी अब रह रही थी उसे बॉटम माउंटेन, निचला पर्वत कहा जाता था। पूरे जीनियस ट्रेनिंग कैंप में अब यहाँ हजारों शिष्य अध्ययन कर रहे थे। ड्रैगन लिस्ट के टॉप 300 को छोड़कर बाकी सभी लोग बॉटम माउंटेन में ठूंसे गए थे। ये बॉटम माउंटेन जीनियस ट्रेनिंग कैंप में त्यागा हुआ हिस्सा माना जाता था। सुहानी को अंदर आने के लिए हर तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था और फिर उसने पाया कि उसे त्याग दिया गया है। उस तरह की जटिल मनोदशा को दूसरे लोग नहीं समझ सकते थे। 200 से 300 रैंक वाले उम्मीदवार डाउनस्ट्रीम माउंटेन में रहते थे, जो दर्शाता है कि वे मुश्किल से स्वीकार्य थे। 100 से 200 रैंक वाले उम्मीदवार मिडस्ट्रीम माउंटेन में रहते थे। 50 से 100 रैंक वाले उम्मीदवार अपस्ट्रीम माउंटेन में रहते थे। वास्तव में टॉप 100 में प्रवेश करने के बाद ही उनका जीनियस ट्रेनिंग कैंप में थोड़ा रुतबा होता था। टॉप 50 उम्मीदवार वास्तव में उच्च श्रेणी के थे। 50 से 11 रैंक वालों में से प्रत्येक के पास एक स्वतंत्र पर्वत शिखर था, और जहां तक टॉप 10 की बात थी, वे असली उच्च वर्ग थे। हर किसी के पास एक स्वतंत्र पर्वत श्रृंखला थी जो उस बॉटम माउंटेन से भी बड़ी थी जहां हजारों लोग रहते थे। उनके पास पूरे रक्षक और रसद मौजूद थे, बिल्कुल एक छोटे साम्राज्य की तरह। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रैंकिंग जितनी अधिक होगी, वे जीनियस ट्रेनिंग कैंप के तारांकन कोर स्पिरिचुअल सोर्स, मुख्य आध्यात्मिक स्रोत तारांकन के उतने ही करीब रहेंगे और उन्हें उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। किसी को भी ये पता होना चाहिए कि उसी मुख्य आध्यात्मिक स्रोत के कारण जीनियस ट्रेनिंग कैंप और परगेटरी सिटी का अस्तित्व था। हालांकि सुहानी को नहीं पता था कि मुख्य आध्यात्मिक स्रोत कितना भयानक शक्तिशाली था, लेकिन कहा जाता था कि यही वह कारण था जिसने अनगिनत उम्मीदवारों को कठिन रास्ते से गुजरकर जीनियस ट्रेनिंग कैंप की ओर आकर्षित किया था। सुहानी ने जल्दबाजी में एक ही नज़र में 10 पंक्तियों के हिसाब से सारी जानकारी को स्कैन कर लिया, पढ़ लिया। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी और वह इसे आसानी से नहीं भूलेगी। अगर वह बाद में इसका उपयोग करना चाहती तो वह इसे बस अपने दिमाग से निकाल सकती थी।
अधिक पॉइंट्स कमाने के लिए सुहानी ने स्पेस में जाकर जादुई गोलियां बनाने का फैसला किया। अब उसके स्पेस में बहुत सारी जड़ी बूटियां थीं। वे सभी पिछले संग्रह मिशन से प्राप्त जादुई जड़ी बूटियां थीं और उसे उन जादुई घासों से गोलियां बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिला था। इस समय बाहर जोरदार शोर हो रहा था। सुहानी इस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन चूंकि बाहर का शोर बढ़ता ही जा रहा था, वह बिल्कुल भी साधना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह केवल उदास होकर इसे देखने जा सकती थी। पारदर्शी क्रिस्टल ग्लास के माध्यम से सुहानी बाहर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकती थी। बाहर लड़ाई हो रही थी। नहीं, सटीक रूप से कहें तो एक समूह एक व्यक्ति को पीट रहा था। क्रूर लोगों के एक समूह ने एक छोटी लड़की को घेर लिया था और उसे बुरी तरह पीट रहे थे। हर प्रहार धरती को हिला देने वाला था। वह लड़की जमीन पर सिकुड़ गई और बारिश की तरह बरसते मुक्कों को खुद पर सहने लगी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि विरोध कैसे करना है, लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया। सिकुड़कर अपने हाथों को सिर के चारों ओर कसकर लपेट लिया ताकि सिर पर चोट न लगे। ये दृश्य देखकर सुहानी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये जीनियस ट्रेनिंग कैंप था। हर कोई केवल यही जानता था कि जो लोग अंदर आ सकते हैं उनका जन्मजात कौशल जीनियसों का जीनियस है, और वे सोचते थे कि जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करना ही अंतिम लक्ष्य था। लेकिन ये दृश्य सुहानी को सच्चाई बयां कर रहा था। वास्तव में जीनियस ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करना केवल शुरुआत थी और भविष्य में उसके लिए अनगिनत कठिनाइयां और बाधाएं इंतजार कर रही थीं। उस दुबली पतली लड़की को पिटते हुए देखकर और नेता लड़की के आक्रामक और भयंकर रूप को देखकर सुहानी ने केवल अपना सिर हिलाया। वह इतनी पुराने ख्यालों वाली और ज़रूरत से ज़्यादा दयालु नहीं थी। जब वह लड़की खुद विरोध करना नहीं जानती थी तो वह कोई अनावश्यक कदम क्यों उठाए। सुहानी ने इन परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया और मुड़कर तहखाने में साधना करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन इसी पल अचानक उस क्रूर लड़की ने उस छोटी लड़की के शरीर को उठाया और फिर जोर से आगे की ओर लात मारी। लड़की पूरी तरह से शक्तिहीन लग रही थी और उस विशाल बल को खुद से टकराने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। एक जोरदार टकराने की आवाज़ हुई। वह जिस जगह पर गिरी वह सुहानी का घर खिड़की था। सुहानी ने थोड़ी भौहें सिकुड़ीं। क्या यह अनजाने में हुआ था या जानबूझकर? इस समय तक वह लड़की बेहोश हो गई थी और उसके मुंह के कोनों से चुपचाप खून बहने लगा था। सुहानी ने अपना सिर हिलाया और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। इसी पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बैंग 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 बैंग। दरवाज़ा खटखटाने वाले व्यक्ति का रवैया बहुत अमित्र था और इसे बहुत बुरा भी कहा जा सकता था। सुहानी ने भौहें सिकुड़ीं। वह इस बॉटम माउंटेन में 1 महीना चुपचाप बिताना चाहती थी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये लोग उसे परेशान करना चाहते थे। पारदर्शी क्रिस्टल ग्लास की एक अच्छी बात यह थी कि सुहानी बाहर का दृश्य देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था। ऐसा लगता है कि आज की परेशानी से बचा नहीं जा सकता। सुहानी ने उपहास किया, अपना हाथ हिलाया और दरवाज़ा खुल गया। नेता लड़की होंगी अंदर घुस आए। सुहानी की ओर इशारा करते हुए डांटा, तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला? क्या तुम अभी भी जिंदा रहना चाहती हो? सुहानी की ठंडी नज़रें होंगी पर पड़ीं। होंगी को तुरंत ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो, और उसे लगा कि उसके पैरों के तलवे से एक ठंडक उठ रही है और उसके पूरे शरीर में फैल रही है। होंगी थोड़ी स्तब्ध रह गई और फिर वह आग बबूला हो गई। घृणित, एक नई नीच लड़की की उसके प्रति अनुचित व्यवहार करने की हिम्मत। होंगी अंदर दौड़ी और सुहानी पर चिल्लाई, तुम जल्दी से पॉइंट्स के साथ मुआवजा दो। सुहानी ने उसकी ओर देखा, कुछ समझ नहीं पाए। पॉइंट से मुआवजा? क्यों? सुहानी ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि तुम्हारी खिड़की ने मेरे व्यक्ति को कुचल दिया है। होंगी ने अपनी छाती चौड़ी की और बड़े आत्मविश्वास के साथ बेतुका तर्क दिया। उसकी आंखों ने सुहानी को अहंकार और तिरस्कार से देखा, मानो सुहानी जमीन पर रेंगने वाली कोई छोटी सी चींटी हो जिसे वह अपनी मर्जी से मसलकर चपटा कर सकती हो। सुहानी को उसके द्वारा इतना तुच्छ समझे जाने पर कुछ पल के लिए अवाक रहने के बाद उसे यह हास्यास्पद लगा। उसने खून से सने हुए शानदार फर्श से छत तक की खिड़की की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ बिना किसी उतार चढ़ाव के ठंडी थी। उसने हल्के से पूछा, तुम्हारा मतलब इस खिड़की से है? हाँ। होंगी जानती थी कि यह अनुचित है, लेकिन वह असाधारण रूप से शांत थी। हे, सुहानी की मुस्कान गहरे अर्थ से भरी थी। उसने अपनी खिड़की गंदी होने की शिकायत नहीं की, बल्कि सामने वाला उल्टा शिकायत कर रहा था कि उसकी खिड़की ने उनके व्यक्ति को घायल कर दिया है। सुहानी को अचानक एक बात याद आई कि कोई किसी को थप्पड़ मारे और फिर उल्टा उसी पर इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारे चेहरे ने मेरे हाथों को चोट पहुंचाई है। ये सच में बिल्कुल वैसा ही था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। होंगी ने सुहानी के चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान देखी। उसकी आंखों की शांति ने लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। तुम मुआवजा दोगी या नहीं? होंगी जोर से चिल्लाए। उस लड़की के पीछे 5 या 6 लोग खड़े थे, इसलिए उसका बल आत्मविश्वास बहुत अधिक था। कोई मुआवजा नहीं।
सुहानी ने अपने हाथ बांधे और दृढ़ता से इनकार कर दिया। तुम वास्तव में मुआवजा नहीं दोगी? लड़की को उम्मीद नहीं थी कि एक नवागंतुक उसके सामने इतना अभिमानी होने की हिम्मत करेगा, और अचानक वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसने सुहानी की ओर इशारा किया। अच्छा, कोई मुआवजा नहीं, है ना? बहुत अच्छा। इसमें क्या अच्छा है? सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। भाइयों, उसने कहा कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, अब क्या किया जाए? होंग यी ने अपने पीछे खड़े छोटे दोस्तों गुंडों की ओर देखकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुआवजा नहीं देती तो छीन लो। इतना समय बर्बाद क्यों करना? हम पहली बार इस तरह का काम थोड़ी कर रहे हैं। सीनियर सिस्टर होंग यी को इतनी बार पूछने की क्या ज़रूरत है? बॉटम माउंटेन में हमारी सीनियर सिस्टर होंग यी से लड़ने की हिम्मत कौन करता है? क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? पीछे खड़े 5 या 6 गुंडों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी। होंग यी को बेहद गर्व हुआ। उसने सुहानी को ठंडी नज़र से देखा। क्या तुमने सुना? क्या तुम्हें डर लग रहा है? सुहानी ने अपना माथा सहलाया। वह इतनी जिद्दी, बेलगाम और मूर्ख लड़की से कैसे टकरा गई? सुहानी उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने अचानक अपना हाथ हिलाया और चिल्लाई, जाओ, अपनी इस मिस के लिए उसे पीट कर जमीन पर गिरा दो। बहुत अच्छे। 5 या 6 गुंडे तुरंत एक आश्चर्यजनक गति से सुहानी की ओर लपके। सुहानी के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। क्योंकि वहां 5 या 6 लोग थे और उनकी ताकत कमज़ोर नहीं थी, इसलिए सुहानी ने कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे अपनी तारांकन स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण तारांकन का इस्तेमाल किया। इन सभी लोगों ने पहले कभी स्पेस ग्रेविटी का सामना नहीं किया था। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें अचानक असहाय महसूस हुआ, जैसे कि वे दलदल में धंस रहे हों। अचानक उन्हें लगा कि उनकी ताकत एक ही पल में एक स्तर नीचे गिर गई है, और सुहानी इसी पल का इंतजार कर रही थी। किसी ने केवल उसकी पीली पोशाक को बिजली की तरह तेजी से हिलते देखा, और जमीन पर केवल उसकी धुंधली आकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। उस शोर शराबे वाले कमरे में करारे और जोरदार थप्पड़ों की एक श्रृंखला गूंज उठी। कुछ पल पहले तक हर एक गुंडा अभिमानी था, लेकिन कुछ ही देर में सुहानी ने उन्हें पीट पीट कर मूर्ख बना दिया। वे एक हाथ से अपने सूजे हुए गालों को पकड़कर चुपचाप खड़े थे। वे रोना चाहते थे, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। उसी समय उन सभी ने मन ही मन कोसा, ये लड़की कितनी भयंकर है। होंग यी भी स्तब्ध रह गई। उसने सुहानी और उन कई मूर्ख गुंडों को देखा। वह कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी, लेकिन वह जल्द ही होश में आए और उन गुंडों की ओर इशारा करते हुए कोसा, तुम मूर्ख सुअरों, तुम क्या कर रहे हो? उसे मारो। सुअरों का वह मूर्ख समूह रोना चाहता था, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। सामने वाली लड़की इतनी तेज थी कि वे उसकी पोशाक का एक कोना भी नहीं छुपा रहे थे, तो वे हमला कैसे जारी रख सकते थे? मिस, वह अजीब है, एक गुंडे ने शिकायत की। क्या अजीब है? होंग यी ने उपहास के साथ पूछा। वह हमारी गति और ताकत को कम करने में सक्षम लगती है। बकवास। होंग यी ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तुम जैसे बेवकूफ़ों के झुंड को पालने से बेहतर तो कुत्ते पालना है। तुम लोग रास्ते से हट जाओ, यह मिस व्यक्तिगत रूप से इससे निपटेगी। इसके साथ होंग यी ने अपनी कमर झटकाई और उसकी पीठ में लगा कोड़ा अचानक उसके हाथ में आ गया। तुम मरो, होंग यी ने दहाड़ते हुए कहा, और फिर सुहानी के शरीर की ओर लपकी। सुहानी के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। जैसे ही वह लड़की उसके शरीर से 3 फीट की दूरी पर पहुंची, सुहानी ने अपने हाथ घुमाए। उसकी दाहिनी तर्जनी पर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। जैसे ही लड़की का कोड़ा सुहानी के चेहरे की ओर चला, सुहानी की उंगलियों पर मौजूद लपटें तुरंत एक लंबे और पतले लेकिन अशांत आग के सांप में बदल गईं और अचानक होंग यी की गर्दन की ओर झपटीं। उस लड़की को अपनी आंखों के सामने बस एक चिंगारी महसूस हुई। कोड़ा अभी चला ही था कि उसने पाया कि उसका कोड़ा जलकर धुएं में बदल गया है और उड़ गया है। जैसे ही वह डरी और क्रोधित हुई, आग का सांप भयंकर रूप से उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटने लगा। नहीं, होंग यी पीछे मुड़ी और वापस भागी, लेकिन आग का सांप जैसे उससे चिपक गया था, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और लगातार उसका पीछा कर रहा था। होंग यी पूरी तरह से सन्न रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह आग का सांप कितना शक्तिशाली था। वह कोड़ा कोई साधारण कोड़ा नहीं था, बल्कि एक आइस कोल्ड स्पिरिट कोड़ा था। इसमें ऐसी ऊर्जा थी जो अग्नि तत्व को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि केवल एक बार सामना करने पर ही यह इस आग के सांप द्वारा निगल लिया गया था, जिससे पता चलता था कि यह आग का सांप कितना भयानक था। अगर यह उस तक पहुंच गया तो उसके जिंदा बचने का क्या मौका होगा? ये सोचकर होंग यी का चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया। उसने भागने के लिए अपने कौशल का 100% इस्तेमाल किया। वह बाहर भागना चाहती थी, लेकिन इस समय तक सुहानी पहले ही दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वह कहाँ भाग सकती थी? इसलिए बेचारी होंग यी केवल कमरे के अंदर ही तेजी से भाग सकती थी, और उसके पीछे युनलुओ रेड लॉर्ड्स को बहुत मज़ा आ रहा था, इतना कि वह उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था।
बचाओ, बचाओ। होंग यी महसूस कर सकती थी कि आग का सांप उसकी पीठ पर कूद पड़ा था और उसकी गर्दन को काटने ही वाला था। वो, मैं मरना नहीं चाहती। तुम कमीनों, तुम अभी तक मुझे बचाने क्यों नहीं आए? होंग यी डरी हुई थी और फिर से रोते चिल्लाते हुए बोली। इस समय तक गुंडों को होश आ गया था। काफी देर तक झिझकने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे बचाने का फैसला किया। लेकिन युनलुओ रेड लोड से बना वह आग का सांप एक ही बार में 6 हिस्सों में बढ़ गया और हर एक हिस्सा उनमें से हर एक के पीछे लग गया। कुछ ही देर में कमरे में हर जगह चमकीली पीली लपटें थीं और लोग अस्त व्यस्त होकर भाग रहे थे। जैसे ही वे एक कदम भी धीमा होते, युनलुओ रेड लोड्स उन्हें काट लेता और काटने का घाव बुरी तरह जलने लगता। ये दर्द ऐसा नहीं था जिसे आम लोग सह सकें। लेकिन हॉल में जगह बहुत कम थी, इसलिए ये समूह जब दौड़ता तो वे एक दूसरे से टकरा जाते और फिर गिरकर अपनी पीठ के बल लेट जाते और फिर युनलुओ रेड लोड्स द्वारा उन्हें कई बार काटा जाता। कुछ देर तक हॉल चीखों से भरा रहा और स्थिति बेहद दयनीय थी। इस समय सुहानी क्या कर रही थी? वह एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ डेस्क पर ऊंचे थे और उसके हाथ में एक लाल फल था। वह बहुत आराम से तमाशा देख रही थी और साथ ही फल भी खा रही थी। चूंकि ये लोग बचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी सारी स्पिरिट पावर, आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से खर्च हो रही थी और जल्द ही खत्म होने वाली थी। चीखें कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही थीं। अंत में लोगों का ये समूह खुद को और अधिक नहीं संभाल सका और एक एक करके ज़मीन पर गिर पड़ा। इस समय सुहानी ने लाल फल और बर्फ के अंगूर खाना खत्म कर लिया था। उसने सेलेस्टियल स्पिरिट वाटर, आकाशीय आध्यात्मिक जल से अपने हाथ धोए और 1000 साल पुराने आइस सिल्क, बर्फ के रेशम से बना रेशमी रुमाल लिया। धीरे धीरे और सावधानी से उसने अपनी एक एक उंगली पूंछकर साफ की। फिर उसने रुमाल एक तरफ रख दिया और खड़ी हो गई। हाथ के एक इशारे के साथ शरारती युनलुओ रेड लोड्स ने चंचलता से अपनी पूंछ हिलाई, अपने मूल स्वरूप में लौट आया और सुहानी के शरीर के पीछे एक बड़ा आग का कमल खिल उठा। कुछ ही देर में कमरे का गर्म तापमान नीचे गिर गया। लेकिन जमीन पर पड़े उन लोगों का दर्द कम नहीं हुआ था। उन्हें इस तरह देखकर सुहानी को भी तरस आ गया। एक एक करके उन्हें देखो। जब वे पहली बार अंदर आए थे तो वे कितना घमंड दिखा रहे थे, लेकिन अब ऊपर से नीचे तक कोई भी उनके शरीर से राख खुर्च सकता था। वे काले रंग से पुते हुए थे और त्वचा का कोई भी हिस्सा अच्छी स्थिति में नहीं था। टट टट, ये कितना दर्दनाक है। सुहानी नीचे उकड़ू बैठी, उसने होंगी को देखा और उसके चेहरे पर जले हुए निशान को उंगली से खींचा। आह! होंगी दर्द से चीख उठी। क्या तुम्हें इतना क्रूर होना ही था? क्या इस कमबख्त आग के सांप द्वारा लगातार 3 बार काटा जाना अच्छा है? जैसा कि कहते हैं, स्वर्ग का रास्ता खुला था, पर तुम नरक में क्यों घुसे आ रहे थे? क्या तुम्हारा कोई खास शौक है जो तुम विशेष रूप से मार खाने यहाँ आए थे? सुहानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। इस लड़ाई में सुहानी को बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और लोगों का समूह गिरकर खुद ही घायल हो गया, जिससे उसे अपना कौशल दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिला। तुम सुहानी को देखकर होंगी डरी हुई और क्रोधित थी, जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। मूल रूप से वह एक नए व्यक्ति को डराना धमकाना चाहती थी। वह बस कुछ खजाना लूटना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह नया व्यक्ति बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। इसके विपरीत वह तो कोई शैतान थी। मुझे क्या हुआ है? क्या मैं बहुत भयानक लग रही हूँ? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम तो गई, बड़ी बहन वेई तुम्हें नहीं छोड़ेगी। होंगी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। बड़ी बहन वेई? वह कौन है? सुहानी ने हंसते हुए पूछा। सिस्टर वेई, वह इस बॉटम माउंटेन की महिला नेता है। अगर तुमने हमारा अपमान किया है तो इसका मतलब है कि तुमने बड़ी बहन वेई का अपमान किया है। इंतजार करो और देखो कि तुम कैसे मरोगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? होंगी अभी भी पहले की तरह दुर्भावनापूर्ण लग रही थी। वह दिखने में क्रूर लग रही थी, लेकिन दिल से कायर थी और उसका रौबदार अंदाज कुछ अपर्याप्त लग रहा था, जिससे उसके शब्द बहुत अविश्वसनीय लग रहे थे। हाँ, मुझे मौत से डर लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? सुहानी ने डरने का नाटक किया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? चूंकि तुम डर गई हो तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? होंगी का अहंकार बढ़ गया। चूंकि यह बड़ी बहन वेई तुम्हारी इतनी रक्षा करती है तो उसे आने दो और तुम्हें छुड़ाने दो। सुहानी एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हुई और काले पड़े हुए गुंडों से बोली, जाओ और बड़ी बहन वेई से कहो कि यहाँ आए और 1 लाख पॉइंट्स लेकर आए, अन्यथा हम। ये कहने के बाद सुहानी खड़ी हुई और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना एक एक करके उन सभी को लात मारकर बाहर निकाल दिया। अपने छोटे दोस्तों को उड़ती पतंगों की तरह बाहर फेंके जाते देख होंगी चिंतित हो गई। तुम मुझे भी जाने दो, सुहानी ने उपहास किया। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी तो इस कमरे में मचे बवाल का मुआवजा मुझे कौन देगा? युवा लड़की, तुम बहुत मूल्यवान हो।
सुहानी ने होंगी का सिर थपथपाते हुए कहा, फिर उसे क्रोधित और भ्रमित छोड़कर अंदर के कमरे में चली गई, जिससे होंगी बंधक के रूप में उसी जगह छूट गई। घृणित, घृणित, घृणित। होंगी ने अपनी मुट्ठी भींची और गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा। सुहानी की ठंडी आवाज आई, एक टाइल के लिए 10,000 पॉइंट्स, बेझिझक उन्हें तोड़ो। इतना महंगा? तुम महिला लुटेरी, महिला डाकू। होंगी सुहानी पर गुस्से से चिल्लाए। ऐसा लगता है कि तुम काफी जोश में हो। वे जले हुए घाव अपने आप ठीक होने में सक्षम लगते हैं। इस युवा लड़की सुहानी को तुम्हारा इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुहानी ने अपने हाथ फैलाए और अपने काम में लग गई। आह आह आह। होंगी ने आसमान की ओर देखा और चीख पड़ी। उसकी हमेशा देखभाल की गई थी और वह सुरक्षित और संरक्षित माहौल में पली बड़ी थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान करने वाली रही थी। उसे कभी इतना अपमानित कब होना पड़ा था? सच में घृणित। हम्फ, बड़ी बहन वेई के यहाँ आने तक इंतजार करो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुरा अंजाम होगा। होंगी ने अपनी मुट्ठी भींची और खुद को सहन करने के लिए कहा। हालांकि होंगी को लगा कि समय बहुत धीरे बीत रहा है। एक सदी बीत जाने जैसा महसूस होने के बाद अंततः बाहर जाने पहचाने कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में केवल 1 घंटा बीता था। जब होंगी ने कदमों की आवाज़ सुनी तो वह अचानक उछल पड़ी और चिल्लाई, बड़ी बहन वेई, मुझे बचाओ। आ बड़ी बहन वेई। हालांकि इससे पहले कि उसकी बड़ी बहन वेई आती, एक पीली पोशाक वाली आकृति बिजली की तरह आगे बढ़ी और फिर होंगी को उसके गले से पकड़ लिया गया। इसे रोको। जब वेई हुआ अंदर आई तो उसने ये दृश्य देखा और वह तुरंत आग बबूला हो गई। सुहानी ठंडेपन से मुस्कुराई, फिर होंगी को किसी कचरे की तरह फेंक दिया और वेई हुआ पर एक नज़र डाली। क्या तुम पॉइंट्स लाए हो? कौन से पॉइंट्स? वेई हुआ ने गुस्से से कहा। सुहानी ने अपनी नज़रें वेई हुआ के शरीर के पीछे घुमाईं। इस समय वे 5 गुंडे नहीं आए थे, संभवतः वे आराम कर रहे थे। वेई हुआ का दिखावा होंगी से बड़ा था, उसके पीछे 1 दर्जन लोग थे। वे सभी जोश से भरे हुए लग रहे थे और उन 5 गुंडों की तुलना में उनके पास बेहतर कौशल लग रहा था। सुहानी हल्की सी मुस्कुराई, तो पॉइंट्स देकर इस व्यक्ति होंगी को छुड़ा लो, अन्यथा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जगह कमरा मुफ्त में इस तरह बर्बाद कर दी गई? कितने पॉइंट्स? वेई हुआ ने अचानक उपहास किया। सुहानी ने एक उंगली बाहर निकाली। 1000 पॉइंट्स? कितनी बड़ी बड़ी बातें। वेई हुआ ने सुहानी को नीचा दिखाने वाले रवैये से घूरा। 1000 पॉइंट्स बड़ी बात है? मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह 1 लाख पॉइंट्स हैं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 लाख? वेई हुआ ने सुहानी को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। यह विश्वास करना कठिन था कि सुहानी इतनी बड़ी रकम मांगेगी। वह कमांडर रैंक के 9 सितारों पर थी और किसी भी समय सेंट रैंक में पदोन्नत होने वाली थी, जबकि सुहानी कमांडर रैंक के केवल 2 सितारों पर थी। एक छोटी सी 2 सितारा लड़की की उसके सामने घमंड करने की हिम्मत जो कि 9 सितारों पर थी। तुम्हारी सूरज और चांद के साथ चमक का मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन कर रही हो, अपनी औकात से बढ़कर बोल रही हो। मैं अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन कर रही हूं या नहीं, मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं कोशिश नहीं कर लेती। सुहानी ने अपनी बाहें मोड़ी और उपहास किया। अच्छा, अगर तुम मेरे 10 वार झेल सकती हो तो मैं तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स दूंगी। वेई हुआ ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और दबंगई से कहा। हर शब्द जोरदार आवाज में कहा गया था। हालांकि वेई हुआ के पीछे खड़े लोगों ने बात की। नेता, आप उसके प्रति इतनी विनम्र क्यों हैं? चलो एक साथ चलते हैं, हमला करते हैं। किसने कल्पना की होगी? इस व्यक्ति की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन सुहानी वहां जोर से हंस पड़ी थी। तथाकथित नेता लड़ने के लिए झुंड बनाती है। इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा है, हा हा हा। सुहानी को इतनी बेतहाशा हंसते देख वेई हुआ क्रोधित हो गई। चुप रहो। उस आदमी को वेई हुआ के गुस्से का इनाम मिला, दफा हो जाओ। याद रखना, किसी को भी इस लड़ाई में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वेई हुआ के उग्र घूरने के तहत लोगों का समूह केवल बेबसी से पीछे हट सका। वेई हुआ ने सुहानी को तिरस्कारपूर्वक देखा। याद रखना, 10 वार के भीतर। समझ गई, जब तक मैं तुम्हारे 10 वार सह सकती हूं तुम मुझे 1 लाख पॉइंट्स का मुआवजा दोगी। सुहानी ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। लेकिन अगर तुम हार गई, वेई हुआ ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तो तुम्हें अपने पास मौजूद 3 खजाने सौंपने होंगे, यही नियम है। सुहानी को अचानक वह फिल्म याद आ गई जो उसने देखी थी। जब नए कैदी आते थे तो उन्हें पहले लड़ना पड़ता था, उन्हें सिगरेट पीने के लिए कहा जाता था और फिर वे शौचालय के सबसे करीब वाली जगह पर सोते थे। सुहानी आह भरे बिना नहीं रह सकी। वह जहां भी गई, नए लोगों का वहां घुलना मिलना आसान नहीं था। अब वह पहले खड़ी होगी, वह दूसरों के द्वारा प्रताड़ित नहीं होगी। चूंकि वह अपनी शक्ति दिखाना चाहती थी, इसलिए उसे सबसे मजबूत व्यक्ति को चुनना चाहिए। होंगी काफ़ी नहीं थी, ये बड़ी बहन वेई बिल्कुल सही थी।
बड़ी बहन वेई के बोलने का इंतजार किए बिना सुहानी अचानक ठंडेपन से मुस्कुराई और फिर एक सफ़ेद रोशनी चमकी। सुहानी ने पहले प्रहार करने की पहल की और बड़ी बहन वेई की ओर दौड़ी। बड़ी बहन वेई ने उपहास किया, बस एक छोटी सी प्राथमिक कमांडर रैंक, उससे लड़ने की हिम्मत। मौत को बुलावा। बड़ी बहन वेई ने अपने हथियार भी बाहर नहीं निकाले। उसने अपनी हथेलियों को घुमाया और सुहानी को घेरने के लिए एक के बाद एक भारी इम्प्रिंट बनाए। एक जाल। सुहानी जाल से थोड़ी डरती थी, इसलिए उसने ट्रैपिंग एरे के बनने का इंतजार नहीं किया। उसके हाथ में मौजूद चेंग यंग तलवार बाहर निकल चुकी थी। ये इम्प्रिंट बुलबुले की तरह हवा में लटके हुए थे। चेंग यंग तलवार बेरहमी से पहले इम्प्रिंट बुलबुले में घुस गई। बुलबुला फूट गया। बड़ी बहन वेई हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुहानी जैसी एक छोटी सी 2 सितारा कमांडर रैंक उसकी रक्षा को तोड़ने और उसके इम्प्रिंट बुलबुले को छेदने में सक्षम थी। लेकिन फिर उसने उपहास किया, तो क्या हुआ अगर तुम इसे तोड़ सकती हो? क्या तुम मेरे इम्प्रिंट को मेरी बुलबुले बनाने की गति से अधिक तेजी से तोड़ सकती हो? बड़ी बहन वेई के शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे और 7 या 8 इम्प्रिंट की एक श्रृंखला पहले ही उसके हाथों से उड़कर बाहर आ चुकी थी। जितनी देर होती गई उसकी गति उतनी ही तेज होती गई और अंततः वे लगभग गुच्छों में बाहर आने लगे। सुहानी जानती थी कि बड़ी बहन वेई ने जो कहा वह सच था। अगर यह केवल चेंगयंग तलवार के साथ होता तो वह उसकी गति की बराबरी नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वह हार मान लेगी? असंभव। सुहानी ने बड़ी बहन वेई की ओर देखा जो खुद पर गर्व कर रही थी और उसकी आंखों की गहराइयों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। छोटे लाल कमल, जाओ। सुहानी ने आदेश दिया। उसके स्पेस में वह एक छोटा चमकीला लाल डूडक पहने हुए था और उसके सिर पर एक ऊंची पोनीटेल थी। उसका गोल मटोल सफ़ेद शरीर कमल के पत्तों पर लोटपोट हो रहा था। आदेश सुनकर छोटा लाल कमल तुरंत मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद वह आग की एक लपट में बदल गया और चेंग यंग तलवार के साथ जुड़ गया। इस समय चेंग यंग तलवार की शक्ति आसमान छूने लगी। क्रैश। चेंग यंग तलवार जहां भी गई उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सफाया कर दिया। बैंग बैंग। ये देखकर कि जादुई चक्र बस बनने ही वाला था और ये देखकर कि बड़ी बहन वेई का बड़ा वार छूटने ही वाला था, इस पल चेंग यंग तलवार क्रोधित हो उठी। युनलुओ रेड लॉर्ड्स के साथ विलीन हुई चेंग यंग तलवार को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। जहां तलवार घूमी सब कुछ धुएं के गुबार में गायब हो गया। इस समय वे जादुई इम्प्रिंट बुलबुले साबुन के पानी से निकले बुलबुले की तरह ही नाजुक लग रहे थे। जहां से चेंग यंग तलवार गुजरी वहां टूटने की आवाजें आईं। इम्प्रिंट बुलबुले टूट गए और गायब हो गए। वे इम्प्रिंट बुलबुले जो बड़ी बहन वेई द्वारा बड़ी मेहनत से बनाए गए थे पलक झपकते ही साफ हो गए। इसके बाद चेंग यंग तलवार आज्ञाकारी रूप से सुहानी की पीठ पर मौजूद म्यान में वापस चली गई। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपने सामने हक्की बक्की खड़ी बड़ी बहन वेई की ओर देखा। कुछ देर तक अपना सिर हिलाने के बाद बड़ी बहन वेई को होश आया। फिर उसने अविश्वास के साथ सुहानी को घूरा। ये टूट गया। उसने वास्तव में उसके इम्प्रिंट बुलबुलों को तोड़ दिया था। क्या ये वास्तव में एक नया व्यक्ति है जो अभी अभी अंदर आया है? क्या ये वास्तव में 2 स्टार कमांडर रैंक है? उस पल जब बड़ी बहन वेई के होश उड़े हुए थे सुहानी ने छिपकर एक हमला कर दिया था। जमीन पर आग की एक रेखा फैल गई। इसने एक चौकोर पिंजरा बना दिया जिसमें बड़ी बहन वेई फंस गई। जब बड़ी बहन वेई को इसका पता चला तो उसने जमीन पर केवल एक चौकोर रेखा देखी और फिर उसमें विस्फोट हो गया। बड़ी बहन वेई उसमें फंस गई थी। बड़ी बहन वेई ने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे फंसा लेगा? क्या मजाक है? इसके साथ बड़ी बहन वेई ने अपनी बर्फ की ऊर्जा छोड़ी क्योंकि वह संयोग से बर्फ तत्व वाली थी। ठीक जब बड़ी बहन वेई ने सोचा कि वह आसानी से जाल से बाहर निकल सकती है तो उसकी मुस्कान जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि उसने पाया कि ये लपटें बहुत अजीब थीं। चाहे उसने कितनी भी बर्फ की ऊर्जा छोड़ी हो वह इन लपटों को नहीं बुझा सकी। यह क्या हो रहा है? बड़ी बहन वेई थोड़ी घबरा गई थी। यह हास्यास्पद था। सामने वाला केवल एक छोटा 2 स्टार था, वह सामने वाले की आग को कैसे नहीं बुझा सकती थी? ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं था। सुहानी अपनी छाती पर हाथ बांधे आग के घेरे के बाहर खड़ी थी और शांति से बड़ी बहन वेई को देख रही थी जो आग के पिंजरे में हताश थी और सुहानी के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। यह आग वास्तव में युनलुओ रेड लॉर्ड्स की लौ थी। बड़ी बहन वेई के 9 सितारों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक असली सेंट रैंक वाला भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। इस समय बड़ी बहन वेई बहुत दयनीय लग रही थी। वह छोटा बच्चा युनलुओ रेड लॉर्ड्स बहुत चंचल था। इसके अलावा बड़ी बहन वेई सुहानी के प्रति पहले विनम्र नहीं थी। इस समय वह केवल बदला लेने में सुहानी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। मूल रूप से इसका आकार 3 गुना 3 यानी 9 वर्ग मीटर था जो धीरे धीरे कसता और सिकुड़ता जा रहा था। बाद में ये 2 गुना 2 4 वर्ग मीटर हो गया। बाद में 1 वर्ग मीटर।
बड़ी बहन वेई रो रही थी, क्योंकि आग वास्तव में उसकी भौहें जला रही थी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर बर्फ के तत्वों का आह्वान करती हूँ। बड़ी बहन वेई असहाय थी। उसने अपना आखिरी दांव चला। एक ही पल में उसका बर्फ का तत्व फूट पड़ा। कुछ समय के लिए बर्फ प्रणाली और अग्नि प्रणाली के बीच लड़ाई छिड़ गई। आखिरकार युनलुओ रेड लोट्स अभी भी एक बच्चा था। उसने पहले होंगी के साथ लड़ाई की थी और अब उसने लंबे समय तक बड़ी बहन वेई को घेर रखा था, इसलिए इसे जारी रखना मुश्किल था। मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे लाल कमल ने जम्हाई ली। सुहानी के स्पेस में वापस लौट गया, अपने मूल रूप एक लाल कमल में बदल गया और आराम करने लगा। बेशक जब छोटा लाल कमल वापस लौट रहा था, सुहानी ने बड़ी बहन वेई पर उपहास करते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हें जलाकर नहीं मार सकती, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगी। सुहानी के हाथ हिलाते ही छोटा लाल कमल तुरंत गायब हो गया। ये दोनों कार्य लगभग एक साथ हुए थे। यह उनके अनुबंध की आपसी समझ थी। दूसरे लोगों को सच में लगा कि सुहानी ने बड़ी बहन वेई को जाने दिया है, यहाँ तक कि बड़ी बहन वेई को भी यही लगा। इस समय युनलुओ रेड लोट्स से जलने के कारण चक्कर खाती हुई बड़ी बहन वेई आखिरकार बाहर आ गई। लेकिन उसकी हालत सच में बहुत खराब थी। होंग ही और पिछले 5 गुंडों के साथ ऐसा लग रहा था कि वे एक ही सांचे में ढले हों, बिल्कुल काले। खांसी और खांसी। बड़ी बहन वेई लगातार खांस रही थी। सुहानी ने आराम से उसे देखा, क्या तुम अभी भी मुकाबला जारी रखना चाहती हो? वास्तव में युनलुओ रेड लोट्स की सुरक्षा के बिना सुहानी की ताकत काफ़ी कम हो गई थी। एक सामान्य व्यक्ति के अनुसार भयंकर युनलुओ रेड लोट्स का अनुभव करने के बाद वह मुकाबला जारी रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन बड़ी बहन वेई के दिमाग का सर्किट सामान्य लोगों से तुलनीय नहीं था। नतीजतन बड़ी बहन वेई ने साहपूर्वक अपना सिर हिलाया और लड़ाई की मुद्रा में खड़ी हो गई। आ जाओ। सुहानी हल्की सी मुस्कुराए। युनलुओ रेड लोट्स के बिना भी उसके पास अपना स्पेस ग्रेविटी अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण था। ठीक है। सुहानी ने फुफकारते हुए कदम बढ़ाया और तेजी से बड़ी बहन वेई की ओर दौड़ी। बड़ी बहन वेई भी सुहानी की ओर दौड़ी। जिस क्षण वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक वूश की आवाज़ के साथ सुहानी ने चुपचाप अपनी स्पेस ग्रेविटी को छोड़ दिया। पहली बार जब लोगों ने स्पेस ग्रेविटी का सामना किया तो बिना किसी अपवाद के वे सभी इस जाल में फंस ही जाते थे। इसलिए बेचारी बड़ी बहन वेई ने अचानक पाया कि उसकी गति धीमी हो गई है। जब वह स्तब्ध थी तभी पा चटाक उसके कान में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। चटाक 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 चटाक। सुहानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया और बड़ी बहन वेई के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। एक पल के लिए ये रोमांचकारी था। इस समय बड़ी बहन वेई जिन लोगों को लेकर आई थी वे सभी पागल हो गए, हक्के बक्के रह गए। एक एक करके वे सभी मूर्खतापूर्ण तरीके से बड़ी बहन वेई को देखने लगे, जो चक्कर खा रही थी और भ्रमित थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये बहुत ज्यादा पागलपन नहीं है? बड़ी बहन वेई इस क्षेत्र की बॉस थी, क्या उसे अजेय नहीं होना चाहिए था? वह आमतौर पर भयंकर और क्रूर के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। कहावत तो ये थी कि बड़ी बहन लोगों से लड़ती नहीं, केवल उन्हें पीटती है। देखो वह कितनी आत्मविश्वासी और आक्रामक थी। लेकिन अब एक नवागंतुक जिसने अभी अभी मूल्यांकन पास किया था, उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए और उसका चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया था। थप्पड़ की उस आवाज़ ने उन सभी को बड़ी बहन वेई के लिए सिर दर्द दे दिया था। इस दृश्य ने छोटे गुंडों के इस समूह को पूरी तरह से अवाक कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें या कैसे प्रतिक्रिया दें। बेचारी बड़ी बहन वेई। उसकी सामान्य ताकत के अनुसार यदि सुहानी उसे इस तरह पीटना चाहती तो ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन चूंकि उसने अपनी अधिकांश स्पिरिट पावर, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग युनलुओ रेड लोर्ड्स का सामना करने के लिए किया था, इस समय उसकी स्पिरिट पावर लगभग समाप्त हो चुकी थी और घृणित सुहानी ने उस पर हमला करने के लिए अपनी स्पेस ग्रेविटी का उपयोग किया, इसलिए वह उसकी ऐसी हालत कर सकी। तो उसकी ऐसी हालत हो गई, सुहानी ने उसे पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया। अंत में सुहानी की हथेली में दर्द होने लगा। उसने उपहास किया और बड़ी बहन को छोड़ दिया। सुहानी नीचे उकड़ू बैठी, मुस्कुराई और बड़ी बहन वेई को देखा। अरे, हमारा समझौता 10 वार का था, तुम खड़ी होकर लड़ती क्यों नहीं? बड़ी बहन वेई लगभग रो पड़ी। क्या तुम्हें इस तरह प्रताड़ित करना जरूरी है? अब उसके पास एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं बची थी। ठीक है। सुहानी ने देखा कि बड़ी बहन वेई की आंखें बंद हो गई हैं और वह बेहोश हो गई। उसे यह बेहद मज़ेदार लगा। चूंकि बात ऐसी थी तो बड़ी बहन वेई को पहले आराम करने देते हैं। वैसे भी बड़ी बहन वेई अपने साथ लोगों का एक बड़ा समूह लेकर आई थी। सुहानी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। इसलिए सुहानी धीरे से खड़ी हुई और गुंडों के समूह की ओर देखा। गुंडों के उस समूह ने एक एक करके अपने सिर झुका लिए। वे सुहानी की आंखों में देखने से डर रहे थे और फिर उन्हें हमले को स्वीकार करने के लिए पुकारा गया।
क्या तुम एक एक करके आना चाहते हो या एक साथ झुंड में हमला करना चाहते हो? सुहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वास्तव में कुछ कार्रवाइयों के बाद सुहानी की स्पिरिट पावर भी ज्यादा नहीं बची थी। अगर इन लोगों का समूह एक साथ झुंड में हमला करने की हिम्मत करता तो सुहानी को निश्चित रूप से भागना ही पड़ता। इसलिए सुहानी ने खुद को और भी अधिक ऐसे दिखाया जैसे कि जीत पहले ही उसकी मुट्ठी में हो और प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए उसका व्यवहार हवा और बादलों की तरह हल्का था। लेकिन इन लोगों के समूह ने ऐसा नहीं सोचा। वे गुंडे झुंड में हमला करना चाहते थे, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत कौन करेगा? क्या तुमने नहीं देखा कि बड़ी बहन वेई को किस तरह बुरी तरह पीटा गया है? सामान्यतः बड़ी बहन वेई अकेले ही 10 लोगों को पीट सकती थी। अब बड़ी बहन वेई को इस भयानक नई महिला दानव द्वारा पीट पीट कर मूर्ख बना दिया गया था। इससे ये साबित हो सकता था कि यह नई महिला दानव निश्चित रूप से उन 10 को पीट सकती है। क्या किया जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि वे मारे जाएंगे। मौत से बुरी तरह डरे हुए उन 10 लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खौफ देखा। बाद में 10 लोगों ने मौन रूप से हार मान ली। नहीं नहीं नहीं, हम झुंड में हमला करने जैसी असभ्य बातें कैसे कर सकते हैं? हमारा आपसे कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है। कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? हम तो बस यहाँ देखने आए थे। बाकी चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एक नई साथी शिष्य अभी अभी यहाँ आए हैं। आप व्यस्त होंगी, है ना? तो अगर आप व्यस्त हैं तो कैसा रहेगा अगर हम पहले वापस चले जाएं? अगर इस जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझती हैं तो आप हमसे पूछ सकती हैं। अगर कुछ नहीं है तो हम लोगों के उस समूह ने देखा कि सुहानी बस मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्हें नहीं पता कि उनमें कहाँ से हिम्मत आ गई। वे चुपचाप वहाँ से खिसकने लगे। इसी पल होंग यी जोर से चिल्लाए, रुको तुम कमीनों, जब बड़ी बहन वेई उठेगी तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। होंग यी रोना चाहती थी लेकिन इस समय रो नहीं पा रही थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें बड़ी बहन वेई पर लगा दी थीं। मूल रूप से उसका मानना था कि जैसे ही बड़ी बहन वेई आएंगी वह सुरक्षित वापस आ जाएगी और सुहानी से बदला ले सकेगी। लेकिन वह प्रक्रिया तो दूर, अंत का भी अनुमान नहीं लगा सकी। किसने सोचा होगा कि बड़ी बहन वेई, जो एक पल पहले तक इतनी शक्तिशाली थी, उन्हें यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बहन वेई की हार के बाद होंगी मूर्खतापूर्ण तरीके से घूरती रही और होश में नहीं आ सकी। जब वे गुंडे भागना चाहते थे तब वह होश में आए। नहीं, वे इस तरह नहीं भाग सकते, वरना वह क्या करेगी? बड़ी बहन वेई का क्या होगा? कुछ देर के लिए होंगी उन गुंडों से झगड़ने में व्यस्त थी, जबकि सुहानी उनके इस आंतरिक कलह को दिलचस्पी से देख रही थी। अंत में ये प्रश्न अभी भी सुहानी के सामने ही प्रस्तुत किया गया। तुम जाना भी चाहो तो नहीं जा सकते, सुहानी ने धीरे से एक वाक्य कहा। तुम क्या करना चाहती हो? गुंडे एक स्वर में बोले। ये बहुत आसान है, रुक जाओ या यहाँ से जाने के लिए पॉइंट से खुद को छुड़ाओ। सुहानी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। कुछ देर के लिए हर किसी को अचानक रोने की इच्छा हुई, विशेषकर होंगी को। शुरुआत में वह जानबूझकर सुहानी को लूटने आई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि सुहानी इतनी शक्तिशाली होगी जिससे उसके पीछे खड़े लोग एक एक करके गिर जाएंगे। तुम्हें कितना चाहिए? गुंडों में आत्मविश्वास की कुछ कमी थी। उन्हें डर था कि सुहानी कोई बहुत बड़ी अत्यधिक कीमत मांग लेगी। सुहानी वास्तव में उन्हें दूर भेजना चाहती थी, क्योंकि अगर वे लोग सच में एक साथ मिल गए तो वह वास्तव में उन्हें अब संभाल नहीं पाएगी। तुम्हारी जिंदगी कितने पॉइंट्स की है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सुहानी ने उपहास किया। हालांकि अच्छी नींद लेने के लिए उन्हें जल्दी से विदा करना जरूरी था, लेकिन सुहानी का घमंड बहुत ऊंचा था। इसलिए कई गुंडे एक साथ इकट्ठा हुए और एक दूसरे से फुसफुसाए। जल्द ही उन्होंने सुहानी से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा। हम 10 लोग हैं, प्रत्येक के 10,000 पॉइंट्स, इससे अधिक नहीं। ये वाक्य एक शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज में बोला गया था। सुहानी ने सुना, हालांकि उसका चेहरा खुश नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका दिल खुश था। ये गुंडे मूल रूप से वह जल्दी से उन्हें भेजना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी 1,00,000 पॉइंट्स निचोड़ सकती थी। सुहानी खुश थी, लेकिन वह खांसते हुए बोली, तुम बड़े बड़े लोग हो, क्या तुम्हारी कीमत केवल 10,000 पॉइंट्स है? 15,000, इससे ज्यादा नहीं। भयंकर महिला दानव की शक्ति देख चुके नेता ने अपनी कीमत बढ़ा दी थी। हालांकि उसके सभी दोस्त बेहद दुखी थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं की। सुहानी जानती थी कि उसे कब रुकना चाहिए, इसलिए उसने भौहें सिकुड़ी और फुफकारते हुए कहा, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर यह 15,000 है तो 15,000 ही सही, मैं तुम्हें सस्ते में छोड़ दूंगी। हर कोई लगभग रोने ही वाला था। सस्ता? 15,000 सस्ता है? वे ऐसे लोगों का समूह थे जो नए लोगों को लूटने और परेशान करने में माहिर थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से 15,000 पॉइंट्स बचाए थे। अब उन्हें वे सब खर्च करने होंगे। ठीक है,
हालांकि अपनी जान बचाने के लिए ये युवक केवल शोक मना सकते थे। वे कतार में खड़े हुए, एक एक करके, हर कोई स्तब्ध और दुखी था। वे रोना चाहते थे लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सुहानी को सौंप दी। फिर वे सभी वहां से चले गए, हर कोई उदास और निराश था। उन्हें जाते हुए देखकर होंगी घबरा गई और चिल्लाए, अरे तुम सब जाकर मेरे पिता को बताना। इससे पहले कि सुहानी कुछ बोलती, वे कुछ उदास आकृतियां पल भर में खिसक गईं और फिर गायब हो गईं। सुहानी ने हॉल में मौजूद दोनों महिलाओं को देखा और अचानक उसे थोड़ी चिंता महसूस हुई। वह इन दोनों से कैसे निपटे? खैर छोड़ो, बेचना जारी रखते हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसलिए सुहानी ने बड़ी बहन वेई के सिर पर अपने पैर से ठोकर मारी। अरे उठो, जल्दी उठो, यह मत सोचो कि तुम बेहोश होने का नाटक करके पॉइंट्स देने से बच सकती हो। जब बड़ी बहन वेई जागी और उसने सुहानी को देखा तो वह तेजी से लुढ़कने लगी और अवचेतन रूप से उसने लड़ने की मुद्रा अपना ली। क्या अभी भी लड़ना चाहती हो? सुहानी ने उपहास किया। बड़ी बहन वेई ने तुरंत सुहानी को घूरा। वह उस थप्पड़ को कभी नहीं भूलेगी। जल्दी करो, बस पॉइंट्स सौंपो और यहाँ से दफा हो जाओ। पहले लगाई गई 1,00,000 पॉइंट्स की शर्त मत भूलना। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा। 1,00,000 पॉइंट्स मेरे पास नहीं हैं। बड़ी बहन वेई गुस्से में जमीन पर बैठ गई। उसे उबलते पानी से न डरने वाले ढीठ मरे हुए सुअर की तरह देखकर सुहानी निशब्द रह गई। अरे भाई, तुम इस इलाके की बॉस हो, ठीक है? क्या सच में जमीन पर बैठना और एक बच्चे की तरह बेशर्मी से काम करना सही है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरा क्या कर लोगी? बड़ी बहन वेई जमीन पर बैठ गई और उठने से साफ इनकार कर दिया। सुहानी उसे खाली नजरों से घूरती रही। इस समय ये बड़ी बहन एक बेवकूफ़ बच्ची जैसी क्यों लग रही थी? ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह उसकी सुहानी की वजह से हुआ हो, है ना? लेकिन उसका चेहरा पीटने का उसके दिमाग से क्या लेना देना है? सुहानी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने होंगी से पूछा, जिसे शायद ये समझ आना चाहिए था, ये तुम्हारी बड़ी बहन है? तुम्हारी बड़ी बहन ऐसी क्यों है? अपनी आंखों में आंसू लिए होंगी ने सुहानी की ओर इशारा किया और आरोप लगाया, ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी वजह से है। सुहानी निराश थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सच में बड़ी बहन वेई का दिमाग खराब कर दिया हो? ये सच में? सुहानी ने अभी आह भरना खत्म भी नहीं किया था कि होंगी रोते हुए बोल पड़ी, बड़ी बहन वेई का दिमाग बहुत तेज नहीं है। पिछले 1 साल में वह बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही थी, अब तुम इस बीमारी का कारण हो। सुहानी ने आह भरी, ये बड़ी बहन इतनी विशाल है, वह इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? तो अब क्या? सुहानी ने सोचा कि बेहतर होगा वह पॉइंट्स कमाने के बारे में भूल जाए और इन दोनों लोगों को दरवाजे से बाहर निकाल दे। अब केवल तुम ही बड़ी बहन वेई का इलाज कर सकती हो, वरना वह तुम्हें परेशान करती रहेगी, और तब तक तुमसे लड़ने की जिद करती रहेगी जब तक तुम हार नहीं मान लेती। होंगी थोड़ी दुखी थी और दूसरों के दुख में थोड़ी खुश भी हो रही थी। सुहानी मौके पर ही हक्की बक्की रह गई। क्या हमेशा के लिए? खैर, जब तक तुम उसे मार नहीं देती, होंगी ने गंभीरता से कहा। सुहानी ने अचानक उदासी से अपना माथा पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? उसने ये किस तरह की मुसीबत मोल ले ली? तुम दोनों यहाँ से जाओ। सुहानी ने मुसीबत को दूर भगाने की कोशिश की। उसे पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है? बिल्कुल नहीं। जब तक तुम बड़ी बहन वेई को मार नहीं देती, उनका यहाँ से जाना असंभव है। होंगी जोर से चिल्लाए। इस समय बड़ी बहन वेई ने सुहानी की जांघ को कसकर पकड़ लिया था और अपना सिर उठाया था। उसने मूर्खतापूर्ण, दृढ़ और जिद्दी तरीके से सुहानी की ओर देखा और एक ही बात कही, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सुहानी लगभग रोने ही वाली थी। तुम यह मत सोचना कि मुझमें तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है। सुहानी इतनी गुस्से में थी कि वह उसे लात मारना चाहती थी, लेकिन जब उसने बड़ी बहन वेई की खाली और मासूम आंखों को देखा तो वह ऐसा नहीं कर सकी। ये स्पष्ट काली और सफ़ेद आंखों का एक जोड़ा था, आंखें बिना किसी अशुद्धता के बिल्कुल पवित्र थीं। एकमात्र चीज़ जो उनमें लगातार बनी हुई थी, वह थी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की लगन। सुहानी को यकीन हो गया था कि बड़ी बहन वेई निश्चित रूप से नाटक नहीं कर रही थी। ये बड़ी लड़की बस एक मार्शल आर्ट की दीवानी थी। तो वह बॉस के सिंहासन पर कैसे बैठी? स्पष्ट रूप से वह केवल लड़ना जानती थी, प्रबंधन करना नहीं। लेकिन सुहानी एक ही पल के विचार में समझ गई। संभवतः उसके अधीनस्थों गुंडों ने उसे ऊपर उठाया था और पॉइंट्स कमाने के लिए उसकी मार्शल आर्ट साधना का इस्तेमाल किया था। बड़ी बहन वेई के पास बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं हैं और आमतौर पर उन्हें वे चाहिए भी नहीं होते। वे सब उनके आदमियों द्वारा ले लिए गए थे। लाल रंग की पोशाक वाली लड़की ने अपना मुंह सिकुड़ते हुए सुहानी से दयनीय स्वर में कहा, कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन मेरे साथ 1,00,000 पॉइंट्स की शर्त लगाने की हिम्मत की। क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? सुहानी होंगी पर गरजी।
इससे पहले यह मूर्ख बड़ी बहन काफ़ी सामान्य थी, बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह, लेकिन पिटने के बाद वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। अब सुहानी के सामने जो समस्या थी वह ये थी कि इस मूर्ख बड़ी बहन से कैसे निपटा जाए, या इस मूर्ख बड़ी बहन से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ देर तक सुहानी को कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, इसलिए उसने होंगी को केवल बेबसी से हाथ हिलाकर कहा, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। होंगी ने मूर्ख बड़ी बहन और सुहानी को देखा। वह एक पल के लिए अनिश्चित थी और झिझकते हुए पूछा, तुम सच में बड़ी बहन वेई को नहीं मारोगी? क्यों नहीं? सुहानी ने जानबूझकर उपहास किया। तुम? होंगी इतनी क्रोधित थी कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम लालची महिला दानव, क्या तुम्हें पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? बड़ी बहन वेई लड़ने और पॉइंट्स कमाने में बहुत अच्छी है। संक्षेप में, तुम बड़ी बहन वेई को नहीं मार सकती हो। ये कहना ही होगा कि होंगी ने सुहानी को एक बहुत अच्छी सलाह दे दी थी। चूंकि यह मूर्ख बड़ी बहन पॉइंट्स कमा सकती थी, इसलिए उसे रुकने देना कोई बुरी बात नहीं थी। इसके अलावा उसकी ताकत वास्तव में बहुत अच्छी थी। कम से कम इस क्षेत्र को हराने का कोई दबाव नहीं होगा। तो फिर मैं देखूंगी कि क्या वह सच में पॉइंट्स कमा सकती है। सुहानी ने उपहास करने का नाटक किया, फिर धीरे से होंगी की ओर देखा। तुम पर अभी भी मेरे 1 लाख पॉइंट्स बकाया हैं। वापस जाने पर उन्हें पहुंचाना मत भूलना। सुहानी ने बस ऐसे ही दबाव बनाने के लिए कह दिया था। सबसे अच्छा तो यही था कि वह वापस लौटने पर उन्हें पहुंचा सके, लेकिन अगर वह नहीं कर सकी तो सुहानी फिलहाल होंगी का कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब उसकी ईमानदारी पर निर्भर था। अंततः होंगी ने अपनी मूर्ख बड़ी बहन को गहराई से देखा, मुड़ी और तेजी से भाग गई। हॉल में मूल रूप से शोरगुल वाला दृश्य अचानक शांत हो गया। सुहानी ने मूर्ख बड़ी बहन को देखा जो जमीन पर पड़ी थी और गहरी नींद में सो गई थी। सुहानी के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वास्तव में एक लड़ाके के रूप में इतनी भयंकर मूर्ख बड़ी बहन का होना कोई बुरी बात नहीं है। सुहानी के हाथों में यह मूर्ख बड़ी बहन निश्चित रूप से बहुत सारा फायदा और उपयोगिता ला सकती थी। थोड़ा सोचने के बाद इस मूर्ख बड़ी बहन को उपयोगी बनाने के लिए सुहानी के दिमाग में अनगिनत अच्छे विचार आ गए।